जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में, पढ़ाई में सभी साथी बहुत जबरदस्त तरीके से जुटे हुए होंगे। सभी बताइए अपने हालचाल कैसे हैं। और एक चीज़ और मुझे बताइए आप सभी की, मैंने आपको कहा था कि जैसे सैटरडे संडे आया करें, आपकी क्लासेस नहीं होती हैं सैटरडे संडे, हालांकि सैटरडे में आपके लिए क्विज दी जाती हैं। तो उम्मीद है कि क्विज आपने बहुत अच्छे से अटेंड की होगी। उसके बाद संडे को मैंने कहा था कि जितना, जब से आपका क्लास शुरू हुई है, बैच शुरू हुआ है, तो जितना भी आपने पढ़ा है उसका कंबाइन रिवीजन करना है। तो हर दिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज मेरा क्वेश्चन यही है कि किसने संडे को एक कंप्लीट रिवीजन किया, मतलब जब से हमारा बैच चला था। बिल्कुल सुबह सुबह आपको ईमानदारी से बताना है कि किस किस ने रिवीजन किया था। रिवीजन किया है तो यस लिखिए एक बार। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत ही बढ़िया। तो 10 में से 10 क्वेश्चन शायद आपको मिले होंगे, 8 क्वेश्चन राइट थे। वेरी गुड, 8 नंबर आए। नमस्कार जी सभी को। नीतीश, ममता, रोशन, धर्मपाल, सोनी, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 10 में 10 सही थे। 10 क्वेश्चन थे या 20 क्वेश्चन थे, एक बार बताना। मैंने, शायद मुझे याद है, 20 क्वेश्चन दिए थे और मैंने उसको बोला था कि 2 पार्ट में बाइफरकेट करना, तो शायद उन्होंने 10-10 दिए होंगे। चलो, तो रिवीजन को लेकर अधिकतम साथियों का यस है, कुछ साथियों का नो है। देखो भाई, नो वाले साथी, मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं रिवीजन कर रहे। हो सकता है आपके जेन्युइन रीज़न हो, मैं ये नहीं कहता कि संडे को आपका शायद कोई जेन्युइन रीज़न ना रहा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो कितना भी आप किसी को ये बात कहते रहना कि मुझे समय नहीं मिला था, मैंने अपना समय वहाँ दिया, मैंने अपना समय यहाँ दिया। कुछ समय के लिए स्वार्थी बन जाओ, अपना समय अपने आप को दो। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा, कोई नहीं सुनेगा। हो सकता है कोई तुम्हारे पास खड़ा होकर सुन भी ले कि यार इसके पास समय नहीं था इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 कदम आगे चले जाओगे तो अपने आप ही कह रहा होगा, अरे यार ये तो हमेशा ऐसे ही कहता रहे, देखिए उसके लड़के का भी तो सिलेक्शन हो गया। तो कोई आपकी यात्रा को नहीं सुनेगा, ना आपके एक्सक्यूज सुनेगा। इसलिए भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी संडे को रिवीजन करो। आप सबसे बड़ी चीज को मिस कर रहे होते हैं। आप अपने आसपास देखें कि कई सालों से लोग लगे पड़े हैं, 2-4 सालों से लगे पड़े हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ बताता हूं, वो होता है, वो कमी क्या है, सही दिशा और रिवीजन ना करना। ना तो वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं और ना ही वो एक अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। आप वो गलती मत करिए, ना तो आपको ठोकरें खाकर साल 6 महीने में ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, हमें अच्छे से सारी चीज़ों को याद भी करना था। क्योंकि एट द एंड ये मतलब नहीं है कि हमने कितना क्या पढ़ा, बात है कि वो कितना आपको याद है, आपके भेजे में कितना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई, सभी रिवीजन किया करो। दूसरी चीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की आज दूसरी क्लास है, प्रतिरोधों के संयोजन की दूसरी क्लास है। तो मैं सभी से जानना चाहूंगा कि पहली क्लास में हमने क्या सीखा था। मैं फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ। पहली क्लास में हमने प्रतिरोधों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ना सीखा। हम क्यों जोड़ते हैं वो भी कारण हमने पढ़ा, ऐसा नहीं कि हमने उसको रटा। प्रैक्टिकली हमने देखा कि प्रतिरोध रजिस्टर्स क्या होते हैं, और हमने देखा कि श्रेणी क्रम में उन्हें जोड़ने पर धारा समान रहती है, वोल्टेज बढ़ जाता है, जबकि समांतर में धारा बढ़ जाती है और वोल्टेज समान रहता है। साथ ही हमने प्रभावी प्रतिरोध कहिए, तुल्य प्रतिरोध कहिए, कुल प्रतिरोध कहिए, यानी टोटल रेजिस्टेंस कहिए, इफेक्टिव कहिए, कुछ भी कह लीजिए, उसका भी एक सूत्र देखा और वो दोनों का अलग अलग था। फिर उस पर बनने वाले हमने सवाल देखे, सिंपल सिंपल से सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरा बताएंगे कि फ्राइडे का सब कुछ क्लियर है? कि जी भैया, मुझे फ्राइडे में जो हमने क्लास में पढ़ा था वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सॉरी, सब कुछ क्लियर है, फटाफट बताइए। उसके बाद ही आज की क्लास आपको समझ में आएगी, अगर फ्राइडे का सब कुछ क्लियर होगा तो आपको। और देखो मैं बताऊं, क्लियर तो उसी दिन था, बस बात इतनी इतनी सी है कि आपने उसको रिवाइज किया या नहीं किया। अगर आपने दोनों दिन उसको रिवाइज किया है, सैटरडे संडे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपने रिवाइज नहीं किया तो फिर आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, चलो। तो सभी साथियों का है कि भैया जी मुझे क्लियर है, यस है। अब देखिए, किसी भी टॉपिक से 3 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, एक न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं, दो हो गए। अब ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल जो हैं ये, या 4 टाइप के कहिए। एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो सीधे सीधे थ्योरी से बन जाते हैं, एक थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल जो थोड़े घुमा कर पूछे जाते हैं। तो फ्राइडे वाली क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके साथ मतलब हमने उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद थ्योरी और न्यूमेरिकल से सीधे बनने वाले सवाल किए। आज हम यहाँ पर घुमा के बनने वाले सवालों को करेंगे थ्योरी और न्यूमेरिकल से। उससे पहले हाल ही में एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा हुई है, उसमें इस टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, आप शायद थे तो आपने तो कर ही दिए होंगे। हालांकि आप, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साथियों ने एएलपी टेक्नीशियन की भी तैयारी की होगी,
तो आपने तो कर ही दिए होंगे, जो साथी नहीं थे उनको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं अगर इस पेपर में होता तो मैं भी इन सवालों को कर देता। तो पहले क्वेश्चन करेंगे हम हाल ही में जो एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। 26 नवंबर 2024 को परीक्षा हुई। सवाल आया, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये कहता है कि मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं, दो प्रतिरोध हैं, एक ये और एक मेरे पास ये। हर एक का प्रतिरोध कितना है, आर ओम। और यहाँ लिख लो, हम यहाँ लिखते हैं तो आपको आराम से समझ आएगा। इसका प्रतिरोध भी आर ओम है, इसका भी आर ओम है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो आपको पता है कि भैया जी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आर इक्विवेलेंट कहिए, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। और R1 R2 दोनों ही क्या हैं, आर हैं, तो ये भी आर ये भी आर, और उत्तर हो जाएगा आपका 2R। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2R। जरा बताइए सभी को क्लियर है कि जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आती है, और इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2R। ठीक है, चलो पहली चीज मुझे समझ में आ जाती है। दूसरा सवाल देखिए, आर ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो आर का मान कितना होगा। ये कहता है कि देखिए दो प्रतिरोध है मेरे पास, एक है आर ओम, उसने उसकी वैल्यू नहीं दी है, और दूसरा है इसका 5 ओम। और ये कहता है कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है आर इक्विवेलेंट, ये कहता है ये है 7 ओम, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई बड़ा आसान सवाल है। हमें पता है कि भाई श्रेणी में दे रखा है ना, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में, ये होता है आपका R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट दे रखा है 7, 1 मान लो ये है और 2 मान लो ये है, किसी को 1 किसी को 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 5 प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो आर का मान हो जाएगा 7 में से 5 गए तो 2, और उत्तर आ जाएगा आपका 2 ओम। तो सभी बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है एएलपी के आए हुए सवाल। अगला सवाल देखिए, ये कब का था, 27 नवंबर 2024। अच्छा, 1 से 27 स्टेज 1, ये 27 नवंबर ये डेट है, ये स्टेज 1 है। ये है 27 नवंबर 2024 स्टेज शिफ्ट 1 में। फिर शिफ्ट 2 में ये सवाल आया कि जब 1 और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं, तब प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। दो प्रतिरोध दे रखे हैं, 1 और 2 ओम। एक है 1 ओम और दूसरा है 2 ओम, और दोनों कैसे जुड़े हैं, पार्श्व संयोजन में, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों पार्श्व संयोजन में है। तो पार्श्व संयोजन में क्या उत्तर हो जाएगा, 1/R1 और 1/R2। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट हमें निकालना है। अब 1/1 और 1/2, भाई ये 1 है ये 2 है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आप सॉल्व कर लीजिए, बेसिक सी कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, गुणा होगी 2 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 में 1 की गुणा होगी 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 3/2। बहुत सारे साथी 3/2 उत्तर लगा देंगे, बट आपको क्या याद रखना है, हमें 1/R का मान नहीं निकालना, हमें R का मान निकालना है। ठीक है, इसलिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ उल्टा कर दीजिए, और ये हो जाएगा ये भी उल्टा, 2/3 ओम। तो बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ कि सी उत्तर भी कर रहे हैं, वो गलत है भाई, सॉरी बी उत्तर। उसको उल्टा भी तो करना है, लास्ट में जाके उल्टा क्यों करना है, क्योंकि हमसे 1/R की वैल्यू नहीं पूछी, वो कह रहा R की वैल्यू बताओ बस। चलो ये समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 3, 4 और 6 प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। 4 और 6 ओम के दो प्रतिरोध हैं, और कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, पार्श्व में। तो आपको समझ में आ गया होगा सीधा सीधा कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/6। तो भैया जी 4 और 6 का एलसीएम आप निकाल लो, 12 आ जाएगा, है ना। तो 4 से 3 बार, 3 एकम 3, और 6 से 2 बार, 2 एकम 2।
तो ये हो जाएगा आपका 5/12। उल्टा करके उत्तर देना है, तो आर इक्वलेंट बराबर 12/5 ओम। करेक्ट आंसर है। अच्छा, 12/5 नहीं दिया तो पॉइंट में कर दो। अब देखो बहुत सारे साथी, जैसे मैं लिख देता हूँ ना पॉइंट में, तो वो कहते हैं जी यहाँ क्यों नहीं छोड़ दिया आपने। तो ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ छोड़ रखा है तो यहाँ उत्तर दे दो। अब उसकी डिमांड है कि भाई मुझे तो पॉइंट में उत्तर चाहिए, तो आगे सॉल्व कर देंगे। 5 दूनी 10, कितने बचे, 2 बचेंगे, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। जिनको ऐसे समझ में नहीं आता भाग करके कर लो, बाकी तो आसान सा उत्तर है 2.4 ओम। क्लियर, 2.4 ओम। चलो भैया, ये मुझे बात समझ में आ गई है। अगला सवाल देख लीजिए। अब देखो अच्छा सवाल है ये, इसको ध्यान से पढ़ना। आरआरबी एएलपी स्टेज 1 में आया हुआ सवाल है। ये कहता है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोध को 3 गुना कर दे रहा है, यानी कि प्रतिरोध को बढ़ा दिया 3 गुना, ठीक है। अच्छा, तो विद्युत धारा कितने गुना हो जाएगी, विद्युत धारा कितने गुना हो जाएगी। अब आप ये दिमाग मत लगाना कि, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब आप ये दिमाग मत लगाना कि यार आपने तो बताया था भैया विद्युत धारा के बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलता है। देखो वो बात ठीक है, अगर आपको ऐसे ही याद है जैसे मैंने बताई है। मैंने कहा था कि वोल्टेज और करंट के बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलता है। मैंने क्या बोला कि वोल्टेज और करंट के बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलता है, लेकिन भैया प्रतिरोध के बदलने से वोल्टेज और करंट बदल जाएंगे। समझ गए, ये बात तो ठीक है कि वोल्टेज और करंट के बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलता, लेकिन प्रतिरोध के बदलने से वोल्टेज और करंट बदल जाएंगे। और कैसे बदलेंगे, सुनो। आप फॉर्मूला क्या याद रखते हो, ओम का नियम। आप कहते हो V बराबर आई आर। यहां से हमें देखना है आर का और आई का संबंध, तो आर को एक तरफ रखो। आप कहोगे मुझे आर का मान निकालना है, तो आर और आई गुणा में है, आर क्या बोलेगा आई से, आई जी। अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया, आई जी कहाँ चले जाएंगे, यहाँ। अब देखो आर का और आई का कैसा संबंध है, आप कहोगे उल्टा संबंध है। इस संबंध को हम व्युत्क्रम संबंध कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये चीज बढ़ी तो भैया ये चीज क्या होगी, घटेगी। आप खुद सोचो ना, अगर आप इसको 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये चीज 3 गुनी घट जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे 3 गुना बढ़ाते हैं तो ये चीज 3 गुना, अगर इस चीज को 3 गुना बढ़ाया तो ये चीज 3 गुना घटेगी। और 3 गुना घटने का मतलब मैं 1/3 कह सकता हूं भाई, या तो आप कहो 3 गुना घटेगी, या आप कहो 1/3 या 1/3, दोनों एक ही बातें हैं। तो कितना उत्तर हो जाएगा, 1/3। क्लियर है। भैया नीलू जी, आपने फिर फ्राइडे की क्लास नहीं ली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप शायद आज बीच में से जुड़े हैं, आप शुरू से क्लासेस देखो एक बार, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो किसी साथी को इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो थम्स अप करिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। किस किस को समझ में आ गया एक बार थम्स अप करके बताइए, और फिर हम लोग, अगर नहीं समझ आया दोबारा रिपीट करूं, समझ आ गया तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई मुश्किल नहीं है। चलो, तो लगभग 90% साथियों को समझ में आ गया। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, आपसे पढ़कर मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सौरभ थैंक यू भाई, सर मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार आपको समझा देता हूँ जिन 5-10% लोगों को समझ नहीं आया, मेरे भाइयों को। देखो भाई, अगर ये सवाल, मैंने पहले ये बात क्यों बताई, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि वोल्टेज और करंट के बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलता। ये अगर आपको, आपने फ्राइडे की क्लास ली है तो आपको याद होगा, आपने रिवीजन किया है तो आपको याद होगा। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है कि वोल्टेज और करंट यानी कि वोल्टेज और धारा के बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप फ्राइडे की क्लास लो। अगर आपने ली है फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आपने रिवीजन नहीं किया। और भाई मैंने कहा था कि देखो, मेरी क्लास में ना समझ आने का कारण या तो आपने पीछे की क्लास नहीं ली है या आपने रिवीजन नहीं किया है, बाकी तीसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में से जो भी आपका कारण है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको पीछे से ला जाके एक बार देखिएगा।
बाकी ये चीज हमने पढ़ी थी कि वोल्टेज और करंट के बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलता, लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ कि प्रतिरोध के बदलने से करंट बदलेगा, तो मैं कहूंगा हाँ। अगर आप प्रतिरोध को बदलते हो तो भाई वोल्टेज और करंट जरूर बदलेंगे, ये याद रखना। अब ये तो चलो क्लियर है कि प्रतिरोध को बदलने से करंट बदलेगा, लेकिन कैसे बदलेगा? हमारे पास सूत्र है V बराबर आई आर। अगर आप इस तरह से उत्तर देखना चाहते हैं तो याद रखना कि R या I में से कोई एक चीज बराबर के निशान के इधर होनी चाहिए, मतलब दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे हटाना पड़ेगा। मान लो मैं I को हटा लेता हूं, यहां से अगर मैं R का मान निकालूं तो R क्या बोलेगा, आई जी अब हमारे अलग होने का समय आ गया। I के पास क्या ऑप्शन है, कहाँ जाएगी? तो I यहाँ चली जाएगी, नीचे यहाँ चली जाएगी, गुणा की चीज भाग में चली जाती है। अब वो कह रहा है कि मैंने इसको 3 गुना बढ़ा दिया, तो 3 गुना, देखो 3 गुना बढ़ाने का मतलब ये वाली चीज उतनी ही घट जाएगी। अगर इसको 3 गुना बढ़ाया है तो ये आपका 3 गुना घटेगा, और या तो आप कहिए 3 गुना घटेगा या आप 1/3 कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 बन जाएगा। घर में शादी थी सर इसलिए नहीं कर पाया। युवराज कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शादी छोड़ के क्लास करते, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पुरानी क्लासेस को पहले अच्छे से पढ़ लो, है ना। कोई बात नहीं, आपका चाहे जो भी रीजन रहा हो। अब बताइए जरा कि भैया मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई आपकी बात कि अगर प्रतिरोध को 3 गुना करेगा तो धारा 3 गुना घट जाएगी, क्योंकि ये इसमें उल्टा रिलेशन चल रहा है। अब देखो गुना गुनी वाले सवालों में आपको जो दिया है और जो पूछा है आप उसी से मतलब रखो। कुछ साथी वोल्टेज को लेके परेशान है, इसकी जब बात ही नहीं कही है इसको भूल जाओ। वैसे मैं आपको बताऊं ये स्थिर रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने इसको भूल दिया। बट आप बगैर कुछ सोचे अगर प्रतिरोध और ये कहा है तो फिर इसको भूल जाओ, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है वो। कुंभ गया था सर, क्लास नहीं ले पाया। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, आपका कोई ना कोई कारण रहा होगा, आपने क्लास नहीं ली है इसलिए बस आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप क्लास लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक साथी कह रहे हैं जी एम्पियर किसका मात्रक है। अब आप ही मुझे बता दो कि एम्पियर किसका मात्रक है। जिनको अभी ये भी याद नहीं है तो फिर उनकी क्या कमी है, ये मेरी कमी है या भैया आपकी कमी है, एक बार देखो जरा। चलो अगला सवाल देखिए। अब देखो ये एक अच्छा सवाल है, ये टेक्नीशियन में पूछा गया था, और ऐसे सवालों को हम लोग बोलते हैं कि ये घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इस सवाल को ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मुश्किल उत्तर नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। देखिए सवाल कहता है कि 3 प्रतिरोधों 3, 4 और 6 को संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध 13 ओम हो जाए। ये कहता है कि मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, एक 3 ओम है, एक 4 ओम है और एक 6 ओम है। मैं इन्हें कैसे जोड़ूं कि उनका कुल प्रतिरोध 13 ओम हो जाए। तो इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन है सभी को श्रेणी क्रम में, हर एक ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बना के देखेंगे। आप देखो अगर मैं हर एक को श्रेणी क्रम में जोड़ूं, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 ओम। तो बिल्कुल सही आ रहा है, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उत्तर 13 ओम आ जा रहा है। मुझे ऑप्शन ए मिल गया, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, या आप जाना भी चाहें तो चेक कर लो, किसी से भी 13 नहीं आएगा। खत्म, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, उत्तर 13 ओम हो जाएगा। चलो तो ऑप्शन ए इसका हो गया, ये टेक्नीशियन में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखिए, बड़े ध्यान से सुनना। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बहुत अच्छी बात है। यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, ये कह रहा है सुनो, प्रतिरोध को मैंने कितना कर दिया, आधा। अब या तो आप इसको ऐसे लिख लो आधा, या 1/2 लिख लो, दोनों एक ही बात है। आप ऐसे लिख लो, जो मर्जी वो लिख लो। और इसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए। ये कह रहा है वोल्टेज को स्थिर रखना, वोल्टेज को स्थिर रखना मतलब वो नहीं बदलेगा। चलो मान लिया वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, विद्युत धारा में क्या चेंज होगा। तो भैया आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, I बराबर
अच्छा, मुझे कैसे पता लगता है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद है जो आई वी और आर में रिलेशन देता है, वी बराबर आई आर। बट मुझे आई का और आर का संबंध बताना है, तो मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग होने चाहिए थोड़े से, है ना। तो हमने यहाँ से किसका मान निकाल लिया था? आर का, और आई इधर चला गया था। अब आप खुद देखो, मैंने आपको बताया कि अगर ये इसके नीचे है तो इनका उल्टा संबंध है, रटना नहीं है। अगर ये इसके नीचे है तो उल्टा संबंध है। अब अगर तुम इसको आधा करोगे तो भाई ये चीज बढ़ेगी। आधे का मतलब कमी तो कर रहे हो, ये चीज बढ़ेगी। आधे का उल्टा क्या होगा? सॉरी, तो आधे का उल्टा दो गुना होता है। अगर आप इसको आधा कर रहे हो, आपको पता है ये चीज, इस चीज के कम होने पे ये चीज बढ़ती है। मतलब किसी भी तरह से सोच लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सोचते हो यार आधे का उल्टा दो गुना, या आप सोचते हो आधा कर रहे हो तो बढ़ेगी, कुछ भी सोच सकते हो। तो आधे का उल्टा कितना हो जाएगा आपका? दो गुना। तो कितना हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? बड़ा आसान सा सवाल है, और ये अभी अभी पूछे गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता हो भैया आप तो 2022 के सवाल कराते हो ग्रुप डी के, तो फिर मैंने आपको लेटेस्ट परीक्षा जो आरपी रेलवे की चल रही है, रेलवे ने जो लेटेस्ट पैटर्न पूछा है, और मैं बताऊं कि एएलपी और टेक्नीशियन तो कौन सी योग्यता से भरे जाते हैं? ग्रेजुएशन से या डिप्लोमा से या आईटीआई से। तो ग्रुप डी से तो ऊपर ही है वो। ग्रुप डी में तो लेवल इनसे भी नीचा रहेगा। अब आप देख लो, टेक्नीशियन और एएलपी का लेवल तो आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग वाला लेवल है। आपका लेवल तो इनसे नीचा ही रहेगा, तो इससे नीचा ही सवाल आना है। चलो भाई, थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार उन साथियों को बता देता हूँ कि देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो हमसे कह रहा है कि प्रतिरोध को कर दिया मैंने आधा, और मैं फिर से एक बार भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरी सारी क्लास पहले से लेके फ्राइडे तक की सारी क्लास लेकर उन्हें अच्छे से रिवाइज किया है, तो ही प्लीज प्लीज आप इस क्लास में जुड़ना। नहीं तो फिर आप शुरू से क्लास लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक भाई बहन को इसे समझने में कोई दिक्कत होगी अगर उन्होंने मेरी सारी क्लास शुरू से ली है और अच्छा रिवीजन किया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ 10% साथी हैं, 90% को सब कुछ ओके है, तो वो हैं कि जिन्होंने किसी कारण से क्लास ली, या क्लास ली थी तो रिवीजन नहीं किया था। तो प्लीज़ फिर ये मत कहो कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, फिर क्लास छोड़ दो और पुराने से रिवाइज करो। ऐसे समझ में आ जाएगा, जैसे इन बच्चों को समझ में आ रहा है ना, सभी को, आपको भी समझ में आएगा। बट अगर आपने क्लास ही नहीं ली है या रिवाइज नहीं किया है, आपको याद ही नहीं है प्रतिरोध क्या होता है, तो फिर मैं बार बार कितना भी समझाता रहूं, ये मेरी और आपकी टाइम और एनर्जी की वेस्टेज है। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा नहीं समझाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं अगर आपने क्लास ली है तो दोबारा समझाने की नौबत ही नहीं आएगी। और क्लास नहीं ली तो मैं दो क्या चार बार भी समझा दूं, फिर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मेरी ही क्लास आप ले लीजिए, पिछले वाली। अब देखो, उसने कहा है कि भाई अगर इसको आधा कर रहा है तो धारा पर क्या फर्क पड़ेगा, जबकि वोल्टेज आपका नियत है, कांस्टेंट है। तो इसमें तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं है भाई। मुझे पता है इन तीनों में संबंध देने वाला एक ही फॉर्मूला है। अब आई और आर में अगर मुझे संबंध निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि जैसे मुझे क्या पूछा है, आई और आर, तो ये एक साथ नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ से आर का मान निकाल लूंगा, आई इधर आ जाएगा। तो गुणा की चीज हमेशा किस में आती है? भाग में आती है। अब अगर इसको वो दो गुना कर रहा है तो यहाँ पर उल्टा असर पड़ेगा। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्या कर रहा है? दो गुना कर रहा है, आधा, सॉरी आधा कर रहा है, आधा कर रहा है ना, सॉरी। इसको अगर आधा कर रहा है तो भाई आधे का उल्टा क्या होता है? दो गुना। अगर इसको आधा कर रहा है तो ये दो गुना हो जाएगा, यानी कि ये टू टाइम्स हो जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर। अब बताओ, सभी को क्लियर है? एक बार सभी थम्स अप कर दीजिए कि हाँ जी भैया, मुझे आपकी ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। चलो, अब लगता है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बहुत बढ़िया। नहीं शिवम, ऐसा नहीं है, अगर टेलीग्राम पे कोई एक आधा क्लास कोई दे रहा है तो उसको हम हटवा देंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके टीम को भेज दो, शिवम कुमार का। क्लास में माहौल अलग और बाहर अलग, सुपर सर। मैं समझ रहा हूँ आप किस बात को टारगेट करके कह रहे हैं। वो मुमताज सर की शादी में आप सभी ने डांस वांस सा देख लिया होगा। यार देखो, मेरा एक सीधा सा फंडा ये होता है कि जैसा देश वैसा भेष। आप मुझे क्लास में देखते होंगे, क्लास का बिहेवियर है।
जहाँ मैं अपनी जॉब पे जाता हूँ वहाँ अपना मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाए, असल में मैं बताऊँ तो मैंने जीवन में पहली बार डांस किया। और क्यों कि ममतेश सर मेरे अपने साथी हैं, मित्र हैं, मित्र की शादी में जाने का मतलब एक अलग ही खुशी जैसी चीज़ होती है। तो अ, थोड़ा सा वो मेरे रूममेट भी है, उनसे थोड़ा लगाव ज़्यादा है। और मैं मानता हूँ कि हमें जैसे हम जगह पर हैं वैसी जगह पे रहना चाहिए। अगर हमें लगता है कि भैया एंजॉय करना है, मतलब एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड कुछ भी चल रहा है, एक लिमिट में हमें एंजॉय करना है, और मतलब वो जगह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम कर सकते हैं एंजॉय। अगर हम हर चीज़ को दबाएंगे, जैसे कई बार क्या होता है, हमारा काम कुछ करने का होता है बट वो छोटे बच्चों जैसी चीज़ है, तो फिर हम नहीं करते हैं, ये सोच के लोग क्या सोचेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी करो ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, उल्ट पुल्ट काम नहीं। लेकिन एक हद तक जो तुम कर सकते हो वो तो आपको करना ही चाहिए अपने मजाक मस्ती के लिए। चलो भाई, ये हो गया सवाल। अगला सवाल आप देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है। सवाल है कि निम्न में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा। तो ये कहता है क्या चालक के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। अब प्रतिरोध को बढ़ाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें ऑप्शन से मैच कराना है। तो सबसे पहले तो आप प्रतिरोध का फॉर्मूला लिख लो, जिनकी वजह से प्रतिरोध घटता या बढ़ता है। तो ये हो गया आर बराबर रो इंटू एल बटे ए। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना। देखो, अगर यहाँ ये नीचे है तो इसका उल्टा संबंध है, अगर ये चीज कम होगी तो भाई प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ये काम प्रतिरोध को बढ़ा देगा। मेरा ऑप्शन ठीक है। अब सारी चीजें चेक करते हैं। इसकी लंबाई को कम करना। देखो, अगर आप भैया जी इसकी लंबाई को कम करोगे तो यहाँ इसके साथ सीधा संबंध है, तो प्रतिरोध कम होगा, जबकि वो चाहता है प्रतिरोध बढ़ाना है, तो ये ऑप्शन गलत है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को कम करना। देखिए, धारा से तो प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धारा के घटाने बढ़ाने से प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रतिरोध के घटाने बढ़ाने से धारा पे फर्क पड़ेगा। हमसे क्या पूछा है, धारा के घटाने बढ़ाने से प्रतिरोध पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम कह देंगे नहीं। उच्चतर चालकता वाली सामग्री का प्रयोग करना। देखो, उच्चतर चालकता वाली सामग्री का प्रयोग करना, हाँ आप कह सकते हो कि ये प्रतिरोध को बढ़ाता, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं था जितना क्षेत्रफल है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये कह रहा है क्या किसी धात्विक चालक के, ये कह रहा है धात्विक चालक का मतलब उस कंडक्टर के, उसी कंडक्टर के। अगर आप ये कह रहे हो भैया जी ये है मान लो लोहा, मुझे इसके प्रतिरोध को बढ़ाना है, तो क्या तुम ये कहोगे कि भैया जी लोहे की जगह आप वो लगा दो, प्लास्टिक लगा दो? ये तो हो नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं इसी का बढ़ाओ, इसी का। वो कह रहा है इसी चालक का, और सामग्री बदलने का मतलब तो आपने पदार्थ ही बदल दिया। तो ऐसा करने से घट बढ़ तो सकता है, लेकिन वो तो कह ही नहीं रहा ना। मैं आपसे सवाल में हमसे ये कहा ही नहीं है कि भाई ये काम तो करना ही नहीं है, ऐसा करने से हो तो जाएगा लेकिन ये करना नहीं है, मुझे चालक ही नहीं बदलना है। तो फिर सीधा सीधा मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। थैंक यू भाई सभी का, आपसे पढ़कर फिजिक्स का डर खत्म हो गया, थैंक यू। सर उसको कवर कैसे करें जो क्लास छूट गई है? देखो, हाँ मेरे कहने पे आए ना आप सामने कि हाँ आपका क्लास कवर नहीं हुई है। भाई क्लासेस को कवर करो थोड़ा सा, जो छुट्टियां मिलती है सैटरडे संडे उसमें जाके ज़्यादा कवर करो, बट एक बार पहले पूरा पीछे से पढ़ के आओ, तब आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपने अच्छा पीछे से समझ लिया ना, पूरी क्लास कर ली, तो जैसे 90% को समझ में आ रहा है ना, ये कोई बहुत पढ़ने में सारे ऐसे नहीं थे कि सबको अच्छा ही आता था। ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के कर रहे हैं। तो अगर उनको आ सकता है आपको क्यों नहीं आ सकता? बस बात है कि आप पीछे से पूरा पढ़ के आइए। ये भी सवाल देखो, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में आया हुआ सवाल है। एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी, एक सेकंड रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसको ऐसे सवालों को रोक लो एक सेकंड, ऐसे सवालों को रोको एक सेकंड, इसको बाद में करेंगे, एक सेकंड रुको। मैं लेवल वाइज सवाल लेके चल रहा हूँ, पहले ये करो उसको बाद में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। एक बात तो पहले ऐसे सवालों में ये ध्यान देना, इसने पूछा है सही नहीं। बहुत सारे साथी ये गलत कर देते हैं कि सही है, नहीं सही नहीं है। किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, क्या ये बात सही है? अगर आपने पढ़ा है तो आप कहोगे नहीं जी ये तो गलत है। ये कह रहा है चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, तो ये गलत है। भाई चालक का प्रतिरोध तो ताप पर निर्भर करता है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी। देखो, ओम साहब ने क्या कहा था कि भैया जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे धारा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कौन सही नहीं है,
तो केवल एक जो है वो सही नहीं है। इसने सही पूछा है, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? चलो थैंक यू भाई राज, हमेशा साइंस से डरता था, अब साइंस को डरा रहा हूँ। अरे वाह, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तब तो चीजें बिल्कुल हमारे फेवर में है। चलो वेरी गुड, थैंक यू। उन सभी साथियों का धन्यवाद जिनको पढ़ाई समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और असल में ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा सा मेहनत से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, पहली बार पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आपने अगर चीज़ों को उस तरह से समझा जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर हम बेहतर समझते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो एक बताइए थोड़ा सा कि हाँ यार, मैं तो हाल ही में आए हुए पेपरों को, क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, एएलपी में, टेक्नीशियन में जो आए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को देख के मैंने अपनी थ्योरी सेट की है। जब ये पेपर नहीं भी हुआ था, हमारा रफ्तार बैच चला हुआ था, उसके किसी दोस्त ने आपके ने ले रखा हो तो देखना एक बार, मैंने उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। तो जो साथी टेक्नीशियन एएलपी के लिए पढ़ के गए थे, सब बड़े खुश होकर एग्जाम से बाहर निकले कि हाँ जी, हम अच्छे से चीज़ों को करके आए हैं। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये तो पावर वाला सवाल है। पावर वाले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ, इसको तो रहने ही देंगे। पावर वाला कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, अभी हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ पावर का। ये सवाल बताइए क्या होगा कि प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। अब सुनो, ये सवाल थोड़ा सा ऐसा है कि घुमा हुआ है। वो जो सवाल थे पीछे कि आधा कर दें तो 2 गुना हो जाएगा, वो भी थोड़े घुमाकर पूछे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें जो आता है उसके आधार पर हम ना कर सकें। देखो, हर चीज एक एक अक्षर थ्योरी में लिखवाया जा पाना संभव नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, फिर मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको अगर क्लियर है सच में कॉन्सेप्ट, तो घुमा के बनने वाले सवालों को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कैसा होता है। अब ऐसे सवालों में बड़े ध्यान से हर एक ऑप्शन को पढ़ के करो। आप क्या करो, अगर आपको नहीं भी समझ में आए ना ऑप्शन, तो 2 एग्जाम्पल ले लो। भाई मान के चलो हमारे पास 2 प्रतिरोध हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 2 ओम का, एक 4 ओम का। ये मत कहना ये 2 और 4 कहाँ से आया, तुम जो मर्जी ले लो और उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। भाई 2 और 4 श्रेणी में अगर जुड़े हैं, ये कहता है ना श्रेणी में, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। अब चाहे मर्जी जो एग्जाम्पल ले लो। अब ये कहता है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, ये अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का गुणनफल होता है क्या? नहीं। अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग होता है? बिल्कुल होता है। हमारा ऑप्शन मिल गया, कहानी खत्म। तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो योगफल से ही तो निकलता है, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जोड़ने से ही तो निकलता है। आप चाहें तो ऐसे मान सकते हैं। पावर का क्वेश्चन मॉक में आ गया तो वो गलती से आ गया होगा, फुल मॉक में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्विज वाले में आया है तो वो गलती से आ गया होगा, सॉरी उसके लिए। अभी हमने पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। ठीक है भैया, ये सवाल भी हो जाएगा। अब चलो, अब देखो एक अलग तरह के सवाल करते हैं। यहां तक एक सवाल हो गए, अब थोड़े अलग तरह के सवाल देखिए, जिसको मैं कह रहा था अभी कराऊंगा। देखो इसमें जैसे 2 बातें पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एक परिपथ में, एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रभावी प्रतिरोध और धारा का सही मान है। देखिए ये कह रहा है कि परिपथ में 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो एक तो हमें बताना है प्रभावी प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको पता है अगर समांतर में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, 3 2 का लैसे 6 आ जाएगा। लैसे सबको आता है, एलसीएम सबको आता होगा, मैंने बताया भी था। अच्छा, 2 से कितने बार, 3 बार, 3 एकम 3, 3 से 2 बार, 2 एकम 2, 6 से 1 बार, 1 एकम 1। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6/6। तो 6 से 6 कट के 1 आ जाएगा उत्तर। अब 1/R इक्विवेलेंट आ गया 1। इसका उल्टा भी करोगे तो भी 1 ही रहेगा भाई, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। तो प्रभावी प्रतिरोध आ जाएगा 1 ओम। मतलब कि या तो ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है, या तो ये ऑप्शन ठीक है। किससे पता लगेगा, धारा से। अब सुनो मेरी बात को, एक बात ध्यान से समझना। चलो पहले निकालो, भाई आपके पास आर आ गया, आपके पास वी कितना है, 10 वोल्ट, और आपसे आई पूछा है। तो मुझे पता है भाई वी बराबर आई आर। अगर मुझे आई का मान यहां से निकालना है,
अब मुझे आई का निकालना है तो आर यहाँ पहुंच जाएगा वी बटे आर। तो मैं कहूँगा आई बराबर वी बटे आर, यानी कि वी का मान है 10 और आर का मान है 1। तो आई का मान कितना आ जाएगा, 1/10 का मतलब 1 ही हो जाएगा। तो आई हो जाएगा आपका 1 एम्पियर, सॉरी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो उत्तर आपका ये ठीक हो जाएगा। पहले बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? राघव आप एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, मैं फिर से कह रहा हूं कि देखो कोई 2-4% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कोई दिक्कत आ रही है। मैं फिर से कहूंगा कि असल में दिक्कत वो आपकी साइड से है। और आपकी साइड से क्या है कि या तो आप समझ नहीं रहे हैं, रट रहे होंगे, या आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, या आपने क्लास नहीं ली है, बीच में से कुछ छूटा हुआ है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा है क्या जो कहता हो जी मैंने सारी क्लास ली है, सारा रिवीजन किया है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मुझे बताओ कि हाँ जी मैं हूँ, ऐसे लिख दो मैं हूँ। मैं कहता हूँ एक सिंगल नहीं निकल के आएगा। मैंने पूछा आपने क्लास नहीं ली, तो कितने सारे बच्चे आए हैं कि मैं महाकुंभ गया था, मेरे भाई की शादी थी, मैं बीच में से जुड़ा हूँ। 90% बच्चों को बढ़िया समझ में आ रहा है, 90 से 95। तो आप खुद समझिए कि ये सारे बच्चे ऐसे नहीं थे जिनको आता है पहले से। बहुत ही बढ़िया, ये बात मुझे क्लियर समझ में आ गई। अब देखो एक बात, यहां तो चलो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। इस सवाल में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्या? देखो यहां तक मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां ये कह रहा है कि धारा का मान कितना होगा। तो देखो धारा का मान जब आप निकालने बैठोगे ना, तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई मैं कौन सा तो वोल्टेज लगाऊं और कौन सा प्रतिरोध। ध्यान से सुनते रहना। यहां तो मान लो एक ही वोल्टेज दिया है, अगर इस सवाल में दो वोल्टेज दे देता तो मैं कौन सा लगाता। सुनो बड़े ध्यान से सुनो। ये कहता है कि परिपथ में, भाई परिपथ का मतलब क्या है कि ये तीनों प्रतिरोध, देखो अगर मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊं तो ऐसे होगा, 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो मैं कैसे जोड़ूंगा भाई, समांतर में ऐसे जोड़े जाते हैं। एक ये जुड़ गया, एक आपका ये जुड़ गया, एक आपका ये जुड़ गया। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, वो समझना। ये 3 प्रतिरोध है मेरे पास, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। और ये कैसे जुड़े हुए हैं, एक बैटरी से। ठीक, बैटरी है 10 वोल्ट की और आपसे धारा पूछी है। अब एक समस्या ये आती कि आई बराबर वी बटे आर। चलो यहाँ तो एक ही वोल्टेज, अगर यहाँ 2-3 वोल्टेज होते तो मैं कौन सा लगाता। अगर मान लो इसके लिए अलग वोल्टेज होता है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो मैं कौन सा वोल्टेज लगाता। देखो उसने कहा है परिपथ में। अगर वो कहता है कि परिपथ में धारा बताओ, तो भाई परिपथ का मतलब तो पूरे सर्किट में बता रहा है ना, इन सर्किट। इन सर्किट का मतलब कहता है कि कुल, आप हमेशा ये देख लेना कि टोटल इस सर्किट के लिए कितना है। तो टोटल इस सर्किट के लिए 10 ही था, तो मैंने 10 ही लगा दिया। यहां भी हमें दिक्कत हो सकती थी कि मैं कौन सा आर लगाऊं। एक तो मेरा प्रभावी प्रतिरोध आया है 1 ओम, या मैं ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, या ये लगाऊं। तो वो कहता है पूरे परिपथ में। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध बताना है ना आपको, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध लगाना है। तो जब भी पूरे परिपथ में बोले ना, तो आप एक आदत डालो। आदत ये डालो कि यहां लिखो टी, यहां लिखो टी, और यहां लिखो इक्विवेलेंट। आई टी का मतलब है कुल धारा, टोटल करंट। टोटल का मतलब जितनी भी बैटरी से चल रही है। यहां तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आगे आपको दिक्कत आ सकती है। यह है आपका वीटी सॉरी, यानी कि कुल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, ठीक है। और एक है आपका आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है, तुल्य प्रतिरोध। मतलब जब भी आपसे पूरे परिपथ का पूछे, तो आप सारी चीजें पूरे परिपथ के लिए लगाओ। ये भी पूरे परिपथ के लिए, ये भी पूरे परिपथ के लिए। तो ये पूरे परिपथ के लिए हमने 10 लगाया, इसलिए उत्तर आ गया 10। क्योंकि आगे जरूरी नहीं है कि वो पूरे ही परिपथ के लिए पूछेगा, वो हो सकता है इसके लिए भी पूछ ले, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो इसका एक अलग प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस अभी कुल परिपथ का समझिए। तो ये सवाल सभी को समझ आया। अब एक सवाल और करके दिखाइए, ये ग्रुप डी का सवाल है। चलिए, थैंक यू भाई। रिंकू हमेशा फिजिक्स से डर लगता था, अभी स्टार्टिंग में ही 10/10 आ गए, जादू। लव यू सर, बहुत सारा प्यार बच्चे। आपके साथ पढ़ती हूँ तो याद हो जाता है, समझ आता है, और खुद से नहीं कर पाती। एक बार रिवीजन करिए, फिर से एक बार क्लास देख लिया करिए। अगर आपको ऐसा इशू है तो एक बार क्लास डबल की स्पीड में लगा के रिवाइज कर लिया करिए। सर मैंने एक एक क्लास दिमाग में सेट कर रखी है, बहुत बढ़िया।
कोई बात नहीं अविनाश, वो गलत हो गया होगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए साथी, क्वेश्चन है प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध। मेरे पास 2 प्रतिरोध हैं और हर एक कितना है 4 ओम का। 2 प्रतिरोध है, मान लो R1 R2 है, और हर एक कितना है 4 ओम का। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? 5 वोल्ट की बैटरी से। और कैसे जुड़े हैं? समांतर में, यानी कि पैरेलल में। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। टोटल करंट का मान ज्ञात कीजिए प्रवाहित। अब देखो कुल धारा पूछी है उसने, ठीक है। तो कुल धारा के लिए आप याद रखना, कुल धारा का मतलब टोटल करंट का मतलब, भाई टोटल करंट होता है आपका टोटल वोल्टेज और आर इक्विवेलेंट। क्योंकि बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते हैं कि जी मैं कौन सा आर लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं। तो आपको तो कुल लगाना है, टोटल लगाना है। तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। अगर 4 और 4 के 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो कहीं अलग निकाल लो। तो हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा समांतर के लिए, 1/4 1/4। और देखो अगर ये अलग अलग हैं तो लेसर लेने की जरूरत पड़ती है। अगर ये सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली दोनों को जोड़ सकते हैं, 1 और 1 2 और नीचे 4। लेकिन कहानी ये तब गढ़ना कि जब ये सेम हो। हर एक के लिए ऐसा नहीं होता है, जब ये सेम हो तभी जोड़ना। 1 और 1 2 और नीचे कितना आ गया 4। 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, उत्तर आया 1/2। उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2। देखो भाई कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, ये 10वीं स्तर की विज्ञान है, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप छोटी मोटी गलतियां करते हो बस। कैसे करते हो? जैसे एक साथी क्या करेगा, मुझे पता है यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि वो कहेंगे 2 दूनी 4 और इसका उत्तर 2 दे देंगे। ये गलत हो जाएगा, ये छोटी सी मिस्टेक है। 2 से काट रहे हो आप इसको 1 बार, इसको 2 बार, ये उत्तर आएगा 1/2। फिर एक साथी 1/2 ही उत्तर कर देगा, लेकिन नहीं भाई इसको उल्टा करना है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 2 ओम। अब रख दो यहाँ वैल्यू। टोटल वोल्टेज दे रखा है, वो पूरे परिपथ का है तो टोटल ही तो हुआ। टोटल वोल्टेज है 5 और प्रतिरोध है आपका 2, तो 5/2 हो गया 2.5। तो ये आपका 2 स्टेज का सवाल हो गया जिसमें प्रतिरोध भी पूछ रहा है और धारा भी पूछ रहा है। तो वो 2 चीज चेक कर रहा है कि आपको समांतर का फॉर्मूला आता है या नहीं, फिर आपको ओम का नियम आता है या नहीं। दोनों चीजें उसने चेक कर ली। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। आसान है, ठीक है जी। मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब सुनो, ये एक आपको सर्किट दे दिया। पेपर में बिल्कुल साफ सवाल आया था, क्योंकि कंप्यूटर पे पेपर आता है। यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बुक से लिया है प्रीवियस ईयर से। मैं लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है 2 ओम, ये लिखा हुआ है 2 ओम, और ये बैटरी है 6 वोल्ट ही होनी चाहिए। एक सेकंड रुको, ये बैटरी है आपकी 4 वोल्ट। 4 आई बराबर V/R। हाँ, ये 4 वोल्ट लिखा हुआ है। ये दिख नहीं रहा ना क्लियर? ये है 4 वोल्ट, ठीक है। पेपर में तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, कंप्यूटर पे आएगा। अब ये कहता है परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। देखो कुल धारा पूछ रहा है ये, ठीक। अब हमको पता है यार, कुल धारा जो होती है ना, टोटल करंट, वो तो टोटल वोल्टेज बटे आर इक्विवेलेंट होता है। टोटल वोल्टेज कितना है 4, यही तो टोटल है पूरा बैटरी में, पूरी बैटरी पूरे सर्किट को दे रही है। अब आर इक्विवेलेंट कौन सा लगाऊं? तो आर इक्विवेलेंट फिर से आपको अलग लगाना पड़ेगा। भाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ ये कैसे जुड़े हैं। तो आप कहोगे भैया जी ये श्रेणी में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। देखो कभी ना डायग्राम की शक्ल देख के जज मत करना कि ये श्रेणी में है या समांतर में है। हम अपने लॉजिक से चलेंगे कि हमें जो लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है हमारा? कि भाई करंट को देखो वो बट रहा है या समान है, बस। मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, डायग्राम की शक्ल देख के मत कहना श्रेणी समांतर। करंट के हिसाब से देखना, धारा के हिसाब से। तो बैटरी के 10 हमेशा प्लस सिरे से धारा निकलती है। देखो ये बड़ा वाला सिरा प्लस होता है और छोटा वाला माइनस। तो बड़े सिरे से मान लो यहाँ से धारा निकली, बैटरी से धारा निकली। अब देखो क्या धारा कहीं बटी? नहीं, सेम सेम यहाँ तक चली आई। आप कहोगे जी बट जाएगी दोनों में, ऐसे नहीं बटना होता। बटना होता है, मान लो यहाँ पर एक प्रतिरोध और होता तो मैं कहता कि धारा यहाँ जाने में कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ, तो ये समांतर में होते। बट अभी तो कोई धारा नहीं बट रही है। धारा नहीं बट रही है मतलब सेम जा रही है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। पेपर में देगा नहीं, अगर देखो डायग्राम देगा तो वो देगा नहीं कि श्रेणी या समांतर है, फिर पहचानना पड़ेगा। अगर डायग्राम नहीं देगा तो बोलेगा कि श्रेणी है या समांतर है, ठीक है। तो कैसा क्रम है? श्रेणी क्रम है। लिख देता हूं मैं यहाँ कि ये
श्रेणी क्रम है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दोगे आप, 2 और 2 4 ओम, यानी कि मेरा आंसर आ गया 4। तो 4 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। और एक ही लय में सभी का एक ही उत्तर, बहुत अच्छा लगता है जब आपका सही उत्तर होता है, लगता है कि हाँ हमारी मेहनत जो है वो सही दिशा में जा रही है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब देखो, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है, कल और इसकी एक क्लास में लगाऊंगा, क्योंकि श्रेणी समांतर का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम ये मान लीजिए कि हमने एक लेवल के सवाल कर लिए हैं। कल जो लेवल है वो थोड़ा सा मैं और उठा कर लाऊंगा। मतलब ये मानो कि 3 लेवल के सवाल हम कर रहे हैं। एक वो जो थ्योरी से सीधे आते हैं, एक वो जो थोड़ा सा घुमाकर पूछे जाते हैं, और एक वो जो ज़्यादा घुमाकर पूछे जाते हैं। तो हमने आसान वाले सवाल, इजी सवाल कर लिए, और इन्हीं के आने के आपके लेवल पे इजी सवालों के आने के चांसेस ही ज़्यादा रहते हैं। बाकी मीडियम और हार्ड लेवल कह दीजिए आप उसको, कि उसके आने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको ना हार्ड भी इजी ही लगेगा, अगर आपने इतनी सारी चीज़ें अब तक की सीख ली हैं। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप मेरी क्लास में 0 आओ, लेकिन जो मैं आपको देकर भेजूँ ना अगली क्लास में, फिर उसको सीख कर आओ। तो मैं कहता हूँ कितना भी हम लेवल उठा लें, आपको सारे लेवल समझ में आ जाएंगे, लेवल सबके निकलेंगे, है ना। चलो, तो कल मिलेंगे। एक बार सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। कल की क्लास में बेहतर अच्छे से आपको और सारे सवाल समझ में आएंगे। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।